तो दोस्तों, जैसा जियोमॉर्फोलॉजी है ये भू आकृति विज्ञान है, इसे ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी अगर देखिए तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी को देखिए बांटा गया। स्थल मंडल का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो भू आकृति विज्ञान कहलाता है। अगर वायुमंडल का अध्ययन करेंगे तो वह जलवायु विज्ञान कहलाएगा। अगर जल मंडल का अध्ययन करेंगे तो वह समुद्र विज्ञान यानी ओशियोनोग्राफी कहलाता है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? तो यह देखिए, पृथ्वी की सतह पर है ना, पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपीय विशेषताओं के क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन को भू आकृति विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? पृथ्वी की सतह पे जो आप लोग देख रहे हैं स्थल स्वरूपीय विशेषताएं देखते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, है ना समुद्र के बितलीय मैदान, उसका क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन जो किया जाता है उसे ही भू आकृति विज्ञान, नाम से ही पता चल रहा है। भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी। आकृति मतलब क्या होता है? उसकी संरचनाएं। और विज्ञान तो आप जानते ही हैं, विज्ञान जो होता है किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन को ही विज्ञान कहा जाता है। तो पृथ्वी के स्थलाकृतियों का क्रमबद्ध अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहते हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी शब्द है उसे तोड़कर आप उसका डिफिनीशन बना सकते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया, पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपीय विशेषताओं का तार्किक एवं क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहता है? भू आकृति विज्ञान। अब है भूगर्भ शास्त्र, देखिए इसमें शास्त्र लगा हुआ है, जियोलॉजी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, संगठन, संरचना के साथ स्थलाकृति विशेषताओं का अध्ययन का महत्व दिया जाता है ना। जिसमें भी शास्त्र लगा हुआ होता है तो उस है ना, शास्त्र लगा होता है यानी उसके अध्ययन किया जाता है ना। उसका क्या किया जाता है? अध्ययन। जैसे भूगर्भ शास्त्र है तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। किसके बारे में? पृथ्वी के भूगर्भ, तो गर्भ है यहाँ पे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, संगठन, संरचना के साथ स्थलाकृति विशेषताओं का अध्ययन को महत्व दिया जाता है। यहाँ शास्त्र लिखा होता है इसलिए अध्ययन को महत्व दिया जाएगा। अब देखिए, भूगोल कोई विषय नहीं है, यह सभी विषयों का समावेश है। इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, करेंट अफेयर्स, सब चीज़ों का इसमें समावेश होता है, सभी विषयों का समावेश होता है, साइंस का भी समावेश होता है। इसीलिए भूगोल के साथ शास्त्र या विज्ञान नहीं लगा हुआ है ना। अब आ जाइए, ये जो आप स्थलाकृति देख रहे हैं ये कहाँ की स्थलाकृति होती है? ये हमारे पृथ्वी की है। जैसे ये पर्वत हो गया, है ना, पर्वत से यह देखिए कम ऊंचाई पे ये पठार हो गया। पठार से और नीचे आइएगा तो ये हमारा मैदान यानी प्लेन्स हो गया। प्लेन जब समुद्र की ओर बढ़ता है तो यहाँ पे क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट, है ना। महाद्वीपीय मग्न तट के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल आ गया। फिर उसके बाद ये क्या है? कॉन्टिनेंटल रिज है यानी महाद्वीपीय उभार। फिर ये क्या हो जाएगा? ये है हमारा डीप ओशियनिक प्लेन, गहरे सागरीय मैदान। इन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद आ जाइए, ये देखिए क्या है? ओशियनिक रिज, महासागरीय कटक है। क्या है? महासागरीय कटक। इसके बीच में क्या है? भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये क्या है? भ्रंश घाटी है। तो सबसे पहले देखिए पर्वत है। पर्वत को क्या बोलते हैं? माउंटेन। इसका आधार चौड़ा होता है, देखिए आधार चौड़ा, ढाल तीव्र होता है और शिखर नुकीला होता है। जैसे पर्वत किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है ना। तो आधार चौड़ा, ढाल तीव्र और शिखर नुकीला होता है, उसे पर्वत कहते हैं। अगर पठार को आपको कहेगा लिखने तो उसी तरीके से लिख सकते हैं। वैसी स्थलाकृति जिसका आधार चौड़ा, ढाल मंद और शिखर जो हो वह सपाट हो या समतल, उसे हम लोग पठार कहेंगे। और मैदान को अगर कहेगा, प्लेन्स को, तो कैसा कहेंगे? फिर वैसी स्थलाकृति है ना जिसकी ऊंचाई सबसे कम होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। अब उसके बाद आ जाइए, जब मैदान से आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट है। महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसे कहते हैं।
जैसे कि आप मैदान से समुद्र की ओर बढ़िएगा तो अचानक से तो गड्ढा नहीं आ जाता है, धीरे 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 जब आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं तो एकदम बहुत क्या होता है, एक स्लोप मिलता है, एक स्लोप मिलता है। जैसे कि आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे यह हल्का सा स्लोप मिलता है, तो यही क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। और फिर उसके बाद आपको मिलता है क्या, कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय, एकदम अचानक से एकदम, है ना, स्लोप क्या होता है, एकदम तीव्र हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल। फिर उसके बाद नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्टिनेंटल रिज। ये देखिए कॉन्टिनेंटल रिज यहाँ पे है, इसका जो ढाल होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है, इसके अपेक्षा ये ढाल तीव्र होता है। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ, ये क्या है, गहरे सागरीय मैदान है, डीप ओशियनिक प्लेन, गहरे सागरीय मैदान। फिर ये आ गया आपका कटक, है ना, महासागरीय कटक यानी ओशियनिक रिज। इसमें आप लोग इंग्लिश को जरूर याद रखिएगा, इंग्लिश याद रखने से हिंदी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर आप हिंदी याद रखेंगे तो आप प्रश्न गलत भी कर सकते हैं, इसीलिए इंग्लिश हमेशा याद रखिएगा। ये क्या है, ओशियनिक रिज, और ये दोनों के बीच में क्या है, रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी। तो भ्रंश जो घाटी है इसका विकास कब होता है, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। यह लंबी, सकरी और गहरी घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं, है ना। जब दो भ्रंश रेखाएं के बीच चट्टानी नीच की ओर धंस जाते हैं, जैसे यहाँ के जो चट्टान है जब दोनों एक दूसरे से अलग हो रहा है तो ये क्या हो गया, नीचे की ओर धंस गया, तो यहाँ भ्रंश घाटी बन गया। अब आ जाइए समुद्र के अंदर, तो ये देखिए समुद्र के, है ना, ये क्या है, पूरा समुद्र है। समुद्र के अंदर ये जो पर्वतनुमा संरचना है इसे हम लोग सी माउंट कहते हैं, और जो पठारनुमा संरचना है इसे हम लोग ग्योट कहते हैं। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। इस बार हम CUT का जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो हमको 1 नंबर का फ़ायदा हो गया। अब आ जाइए देखिए, ओशियनिक ट्रेंच है, महासागरीय गर्त, गहरा संकरा एवं भाग, महासागर के नीतल पर, नीतल समझते हैं, जो महासागर होता है, जैसे ये महासागर यहाँ देखिए, ये महासागर है, तो इसका जो नीचे वाला भाग है इसी को हम लोग नीतल कहते हैं। तो महासागर के नीतल पर सबसे गहरा जो भाग होता है उसे ओशियनिक ट्रेंच कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, है ना, कि ये महासागर है, महासागर का तो ये नीतल हो गया। अब इसी में ऐसे करके ऐसे रहे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेंच, है ना, इसमें भी पानी भरा रहता है। तो महासागर के नीतल पर सबसे गहरा जो भाग होता है उसे हम लोग महासागरीय गर्त यानी ओशियनिक ट्रेंच कहते हैं। इसका एक तरफ ढाल मंद होता है और दूसरी तरफ ढाल तीव्र होता है। अब ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया आपका, उच्चता मितीय वक्र, हिप्सोमेट्रिक कर्व, है ना, हिप्सोमेट्रिक कर्व है। हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या है भाई, तो हिप्सोमेट्रिक कर्व ऐसी विधि जिसमें समुद्र की सतह से अधिक ऊंचाई के स्थल स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है ना। ऐसी विधि जिसमें समुद्र की सतह से अधिक ऊंचाई के स्थल स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। जैसे ये हिप्सोमेट्रिक ग्राफ बना हुआ है, ये समुद्र का तल है ना, ये क्या है, समुद्र का तल है, समुद्र का तल है ये, और इसके ऊंचाई के स्थलाकृतियों का यदि अध्ययन करिएगा तो हिप्सोमेट्रिक कहलाएगा। जैसे जिसके समुद्र तल से ऊंचाई पर जाएगा तो मैदान मिलेगा, फिर पठार मिलेगा, फिर पर्वत मिलेगा, है ना। और नीचे की ओर आइएगा तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल रिज, फिर डीप ओशियनिक प्लेन, फिर ओशियनिक ट्रेंच। ये देखिए महासागरीय गर्त आ गया। तो अगर समुद्र की सतह से ऊपर वाला का अध्ययन कर रहे हैं तो हिप्सोमेट्रिक कर्व कहलाएगा। अगर समुद्र के स्थल से गहराई का अध्ययन का कर रहे हैं तो उसे बैथीमेट्री कहते हैं। समझ में आया। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, अब भू आकृति विज्ञान हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। जियोमॉर्फोलॉजी, इसे हम लोग बेसिक 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो हो गया बेसिक, दूसरा हो गया इसमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है, और तीसरा एप्लीकेशन, है ना। इसका जैसे जो टॉपिक है उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, जो हम सिद्धांत जिसमें जो इसमें पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे बेसिक में हम लोग को पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी किस चीज़ से बनी है ना।
फिर उसके बाद अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटों का मूवमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से रगड़ खा रही है, तो वही उसका मूवमेंट को पढ़ेंगे। फिर तीसरा है रॉक यानी चट्टान, पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के चट्टान हैं उसको पढ़ेंगे। फिर टॉपिक में अगर बात किया जाए तो टॉपिक में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ेंगे कि पृथ्वी के संचलन के कारण होने वाले स्थलाकृतियों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा जाता है। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो जितना चीज़ यहाँ पढ़ें टॉपिक में उसका यूज होगा अर्थक्वेक में, है ना। तो अर्थक्वेक में क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक जो हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक में कि प्लेटें दूर जा रही है, पास आ रही है, उसी के कारण तो अर्थक्वेक आता है। उसके बाद फिर वोल्केनिज्म हो गया, सुनामी हो गया, ओरोजेनी हो गया, पर्वत संरचना हो गया, तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यही आपका जियोमॉर्फोलॉजी है पूरा का पूरा। इसी को अगर आप यहाँ अगर हमको क्लास करने में टोटल यहाँ लग गया 28 क्लासेस लग गई हैं, है ना। 28 क्लास जियोमॉर्फोलॉजी में लग गया है। और हम आपको कोशिश करेंगे कि 10 उस जो भी हमने पढ़ा उसको जितना छोटा से छोटा करके आपको एकदम टू द पॉइंट में आपको समझाया जाए। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आज हमारा टॉपिक है। देखिए, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करिए तो सबसे पहले भूमिका होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित अध्ययन कि उस पर क्या क्या अध्ययन किए गए, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग विचार दिए, उनको पढ़ना है। फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण। अब आ जाइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना अध्ययन क्या क्या किया है ना, अध्ययन क्या क्या किया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके घनत्व पर आधारित अध्ययन को बताया कि पृथ्वी का जो घनत्व है उसके आधार पर उन्होंने अध्ययन किया। तो अध्ययन को 2 भागों में बांट दिया, एक पहला मत हो गया और दूसरा मत हो गया। तो घनत्व तो आप लोग जानते होंगे, घनत्व किसे कहते हैं, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। जो तब अब देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। औसत घनत्व मतलब ओवरऑल की बात किया जाए। और क्रस्ट तो आप लोग जान रहे हैं, पृथ्वी का जो ऊपर वाला जो भाग होता है, पृथ्वी का जो क्रस्ट की मोटाई होती है 100 किलोमीटर के लमसम आप कह सकते हैं। क्रस्ट का जो औसत घनत्व होता है वह 2.8 से 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब देखिए पहला मत में क्या होता है, पहला मत के अनुसार जो है ना डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, पहला मत में हम लोग मास को कांस्टेंट मानेंगे और दूसरा मत में वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे। अगर मास को कांस्टेंट मान लिए तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी हो जाएगा, तो डेंसिटी जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। तो देखिए जब पृथ्वी के संगठन और संरचना एक समान है, क्योंकि यहाँ मास कांस्टेंट है, वही कह रहा है एक समान है, इधर ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जब हम लोग अंदर की ओर जाएंगे तो दाब में वृद्धि के कारण आयतन में क्या होती है, आयतन में कमी आती है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर में जाएंगे तो क्या होता है, दाब में वृद्धि होती है और आयतन में कमी होती है। तब आयतन में जब कमी होगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। चूँकि डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। अब दूसरा मत के अनुसार पहला में तो हम लोग मास को कांस्टेंट माने थे और दूसरा में हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे, है ना। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिए, जब नीचे वाला कांस्टेंट हो गया तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो अब मास के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगा। तो अब क्या है, रासायनिक संगठन और संरचना असमान है। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तत्वों के द्रव्यमान क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जिससे डेंसिटी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ समझ में आया, पहला मत में क्या हुआ,
दाब में वृद्धि हुआ, दाब में वृद्धि हुआ तो वॉल्यूम के घटने से डेंसिटी बढ़ रहा है। और दूसरा मत में क्या हुआ, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो अंदर जाने पे मास बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा डेंसिटी भी बढ़ रहा है। अब समर्थन में साक्ष्य दिए गए, है ना, इसके समर्थन में साक्ष्य दिए गए, द्वितीय मत के समर्थन में साक्ष्य दिए गए। तो साक्ष्य क्या है भाई, तो पृथ्वी का केंद्र चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। पृथ्वी का केंद्र चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, पहला समर्थन में। फिर दूसरा समर्थन में, अच्छा देखिए, जब पृथ्वी का केंद्र चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा तो चुंबक क्या होता है, सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। तो बीच में क्या हो जाएगा, पृथ्वी भारी हो जाएगा, भारी होगा कि नहीं। बीच पृथ्वी का जो सेंटर है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जैसे जैसे अंदर की ओर जाएंगे तो पृथ्वी का सेंटर भारी होता जाएगा, वही कह रहा है। अब दूसरा समर्थन में साक्ष्य दिया गया है, पृथ्वी की दृढ़ता स्टील के समान होती है, ये दूसरा साक्ष्य दिया गया। फिर तीसरा साक्ष्य में समर्थन में दिया गया, तीसरा समर्थन क्या किया गया है भाई, तो उल्का पिंडों की भूगर्भिक संगठन और संरचना जो होती है, जैसे हमारे पृथ्वी पे जो उल्का पिंड जब कभी कभी गिरता है तो उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसका रासायनिक संगठन संरचना क्या है, असमान है। तो द्वितीय मत के समर्थन में ये 3 साक्ष्य दिए गए, समझ में आया। तो घनत्व पर आधारित अध्ययन को इस तरीके से वैज्ञानिकों ने देखा। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। घनत्व पर आधारित अध्ययन को 2 भागों में बांटा गया। पहला मत में मास को कांस्टेंट माने तो क्या हो गया, वॉल्यूम के घटने से पृथ्वी के अंदर जाने पे वॉल्यूम घट रहा है और उधर डेंसिटी बढ़ रहा है। द्वितीय मत के अनुसार क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो नीचे जाने पे मास में क्या हो रही है, बढ़ रहा है, तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो द्वितीय मत के अनुसार समर्थन दिया गया, द्वितीय मत को समर्थन मिला, 3 समर्थन मिला भाई, ये 1 2 3। पहला समर्थन कहा गया, पृथ्वी का केंद्र चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, इसी के कारण पृथ्वी के अंदर जाने पे क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पे मास बढ़ रहा है। दूसरा समर्थन दिया गया, पृथ्वी की दृढ़ता स्टील के समान काम करती है। तीसरा समर्थन दिया गया कि उल्का पिंडों का भूगर्भिक संगठन संरचना असमान है, इसी कारण अंदर जाने पे डेंसिटी भी बढ़ रहा है। अब आ जाइए तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर जो आधारित अध्ययन किए थे हमारे वैज्ञानिक, है ना। एक वैज्ञानिक ने घनत्व पर अध्ययन किया, दूसरे वैज्ञानिक ने तापमान पर अध्ययन किया और किसी वैज्ञानिक ने दाब पर आधारित अध्ययन किया। तो तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार क्या निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर रेडियो सक्रिय तत्व। तो रेडियो सक्रिय तत्व की विशेषता क्या होती है, वह स्वतः विखंडन होता है। जब स्वतः विखंडन होगा तो पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता जाएगा। रेडियो सक्रिय तत्व जहाँ भी रहता है उसका स्वतः क्या होता है, जैसे यहाँ पे रेडियो सक्रिय तत्व है तो इसका स्वतः विखंडन होगा, है ना, स्वतः विखंडन होगा। और जब स्वतः विखंडन होगा तो तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो प्रत्येक 100 मीटर जाने पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी हो जाती है। तो पृथ्वी के अंदर ऐसे जाने पे 90 किलोमीटर की गहराई में जाने पर तापमान इतना अधिक हो जाता है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता। समझ में आया क्या बोल रहा है, कि रेडियो सक्रिय तत्व है तो उसका स्वतः विखंडन होगा तो तापमान बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो प्रत्येक 100 मीटर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो अगर 90 किलोमीटर की गहराई में चले गए तो तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता, है ना। तो ये वैज्ञानिक तो बोल दिए कि क्या, कि ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता। अब आ जाइए दाब पर आधारित अध्ययन, है ना, एक दाब भी तो है। तो किसी वैज्ञानिक ने जो है दाब पर आधारित अध्ययन किया, वो क्या बताएं भाई, कि पदार्थ का जो गलनांक है और क्वथनांक है दाब से सीधा संबंध होता है। आप लोग देखे भी होंगे, साइंस में पढ़े होंगे कि जितना दाब हम लोग बढ़ाते हैं, है ना, प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उसका क्वथनांक और गलनांक बढ़ता जाता है। जैसे कि हम लोग प्रेशर कुकर में खाना जब पकाते हैं, है ना, प्रेशर कुकर में खाना जब हम लोग पकाते हैं तो इसमें क्या काम होता है, नीचे से हम लोग आग देते हैं
तो इसके अंदर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो खाना जल्दी पक जाता है। और वही हम अगर कोई सस्पेन में पकाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिससे खाना देरी में पकता है। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज़्यादा हो गया, खाना जल्दी पक गया। तो जैसे जैसे दाब हम लोग बढ़ाते हैं, यहाँ दाब बढ़ न गया, काहे कि यहाँ कुकर लॉक है, तो दाब बढ़ाने से गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के अंदर जाने पर दाब में वृद्धि होने पर गलनांक में भी वृद्धि होती है। अतः पृथ्वी है ना ठोस अवस्था से निर्मित एक दृढ़ पिंड है। समझ में आया कि चूंकि अंदर जाइएगा तो क्या हो रहा है, दाब बढ़ रहा है। तो दाब जब बढ़ रहा है तो गलनांक भी बढ़ रहा है। तो गलनांक जब बढ़ेगा तो अंदर जाइएगा तो कोई पदार्थ गलबे नहीं करेगा, इसीलिए वह ठोस अवस्था से निर्मित एक दृढ़ पिंड के समान है। अब आ जाइए, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा है ना कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा है। कि कोई कहते हैं तापमान, तो उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दाब पर आधारित अध्ययन हुआ, उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। घनत्व पर आधारित अध्ययन हुआ तो उसका भी पूरा निष्कर्ष नहीं निकला। अब देखिए, उससे सही निष्कर्ष जानने के लिए भूगर्भ के बारे में स्पष्ट जानकारी क्या हुई, नहीं मिली। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित घनत्व, तापमान और दाब से संबंधित अध्ययन के द्वारा भूगर्भ के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। अब आ जाइए, तो है ना, तो नहीं मिली तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन किया गया भाई। तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के अनुसार भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वह PS और L तरंग के रूप में होती है ना। भूकंप की उत्पत्ति PS और L तरंग के रूप में होती है। समझ में आया। P और S जो तरंग है पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है, इसीलिए इसे बॉडी वेव भी कहा जाता है। P और S जो तरंग है यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी चलती है। अब देखिए, और L तरंग जो है यह पृथ्वी के सतह पे चलती है, इसीलिए इसे L तरंग क्या है, सतह पर चलती है, और P और S पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है। तरंगों की जो गति होती है वह पदार्थ के घनत्व के समानुपाती होती है। यदि घनत्व ज़्यादा रहेगा तो तरंग का गति भी ज़्यादा रहेगा, घनत्व कम है तो तरंग का गति भी कम है। तरंग के गति में वृद्धि होने से आंतरिक भाग का घनत्व अधिक हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे भूगर्भिक संगठन संरचना असमान है, तरंगों के मार्ग में विचलन होगा। जैसे पृथ्वी के जब हम अंदर जाते हैं तो रासायनिक संगठन संरचना क्या है, असमान है ना, असमान है। तो जब असमान है, जैसे नीचे जा रहे हैं तो घनत्व बढ़ रहा है, तो जब घनत्व बढ़ेगा तो तरंग के मार्ग में तो विचलन होगा ही होगा। जैसे अभी कुछ स्पीड से चल रहा है, एकदम ठोस पदार्थ आ गया तो और स्पीड से चलने लगेगा, और ठोस पदार्थ आ गया और स्पीड से चलने लगेगा, तो विचलन हो रहा है। तो पृथ्वी के अंदर स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी के अंदर रासायनिक संगठन और संरचना से निर्मित परतों के घनत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब देखिए, P तरंग जो है यह सभी माध्यमों में गमन करती है, S तरंग केवल और केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। अब देखिए, P और S तरंग क्रस्ट और मेंटल में गमन करता है। जैसे हमारा जो पृथ्वी है ना, ये हमारा क्या है, पृथ्वी का काट कर निकाला, ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा सतह हो गया, सतह है ना, और ये क्या हो गया, क्रस्ट ऊपर में। हम लोग यहाँ बांटते हैं ना, पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन, मग, ये मोहो आसान तत्व है, ये गुटेनबर्ग आसान तत्व है ना, गुटेनबर्ग आसान तत्व, ये मोहो आसान तत्व। मोहो आसान तत्व क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, गुटेनबर्ग आसान तत्व क्या करता है, मेंटल को कोर से अलग करता है। अब क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। कोर को भी 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी कोर और निचली कोर। अब क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाली जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं, है ना, कोनोराड, और मेंटल को 2 भागों में बांटने वाली रेपेटी आसान तत्व, और इस कोर को 2 भागों में बांटने वाली लेहमन आसान तत्व। तो इसका शॉर्टकट होता है कर ले,
क से हो गया कोनराड असंतत्य, र से हो गया रेपेटी असंतत्य, ल से हो गया लेहमन असंतत्य। और क्रस्ट मेंटल कोर को बांटने वाली देखिए मोहो यानी मग, मग से याद रखिएगा, म से मोहो असंतत्य और ग से गुटेनबर्ग असंतत्य। अब इधर आ जाइए, पी और एस तरंग जो है क्रस्ट और मेंटल में गमन करती है। ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, ये दोनों में तो पी तरंग क्या है, पी और एस तरंग दोनों गमन कर रहा है। अब उसके बाद ठोस, चूंकि क्या है यह दोनों, तो इससे पता चला कि ये दोनों क्या है, ठोस अवस्था में है। अब उसके बाद जैसे ही आउटर कोर में प्रवेश किया तो एस तरंग गायब हो गया। ये देखिए ये आउटर कोर है ना जी, ये आउटर कोर है, जैसे ही आउटर कोर में एस तरंग गया है ना, वो गायब हो गया। तो इससे पता चला कि आउटर कोर हमारा द्रव अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। जबकि पी तरंग का जो गति था, गति का वृद्धि का दर वो कम हो गया। और जैसे ही आंतरिक क्रोड में गया, ये देखिए ये आंतरिक क्रोड है, यही ना आंतरिक क्रोड है, तो ये आंतरिक क्रोड में क्या होगा, पी तरंग की गति के वृद्धि का दर अचानक से बढ़ गया। तो इससे पता चलता है कि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में निर्मित है ना। वही यहाँ पे लिखा गया है, जैसे यहाँ पे फिगर समझाया गया है कि ये हमारा पृथ्वी है ना, ये जो ये क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। यहाँ पे मान लिया भूकंप आया, ये भूकंप का मूल बिंदु है। तो भूकंप आया तो पी तरंग, लाल वाला पी है और हरा वाला एस तरंग है, तो पी तरंग और एस तरंग निकल रहा है। अब पहले बांट लीजिए हम लोग, ये जो गोला है ये है ना, कौन सा गोला है, गुटेनबर्ग असांतत्य है। गुटेनबर्ग असांतत्य क्या करता है, गुटेनबर्ग असांतत्य मेंटल को कोर से अलग करता है ना, मेंटल को कोर से अलग करता है। ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया, मेंटल को कोर से अलग करता है। गुटेनबर्ग असांतत्य मेंटल को कोर से अलग करता है। और लेहमन असांतत्य क्रोड को दो भागों में बांटता है, ये बाहरी क्रोड है और ये आंतरिक क्रोड है। समझ में आया, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है क्या है, लेहमन असांतत्य है, ये बाहरी क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करता है। तो अब देखिए भूकंप आया, पी तरंग और एस तरंग यहाँ से निकली, पी तरंग और एस तरंग तो क्रस्ट और मेंटल में गमन कर रहा है, यह देखिए बड़ा मस्ती से गमन कर रहा है। और जैसे ही बाहरी क्रोड में गया है ना, तो एस तरंग गायब, देखिए ये वाला जो हरा वाला तरंग गायब हो गया बाहरी क्रोड में। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा बाहरी क्रोड है ये वाला भाग, ये हमारा तरल अवस्था में है ना। जब तरल अवस्था में है तो पी तरंग की गति के वृद्धि का दर भी कम हो गया, यहाँ 3 था और यहाँ 2 हो गया है ना बाहरी क्रोड में। लेकिन जैसे ही आंतरिक क्रोड में गया तो पी तरंग के वृद्धि का दर बढ़ गया। इससे पता चलता है कि हमारा जो आंतरिक क्रोड है वह ठोस अवस्था से निर्मित है। समझ में आ गया। अब देखिए पी का शैडो जोन, तो पी का शैडो जोन क्या हो जाएगा, पी का शैडो जोन मतलब पी कितना दूर में गमन नहीं कर रहा, तो यहाँ देखिए इतना है, ये क्या है, पी का शैडो जोन है, पी का शैडो जोन है। अगर एस का शैडो जोन का बात करिए, शैडो मतलब कि उसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एस का शैडो जोन ये हो गया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एस का शैडो जोन हो गया, क्योंकि एस तरंग यहीं तक है, मेंटल तक ही है, उसके आगे क्रोड में तो प्रवेश ही नहीं कर रहा, तो ये एस का शैडो जोन हो गया। तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा हम लोगों ने क्या सीखा, पृथ्वी की आंतरिक भाग की रासायनिक संगठन और भौतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण होने के कारण सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है इसे, है ना। भूकंप शास्त्र को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। घनत्व, तापमान, यह देखिए घनत्व हो गया, तापमान हो गया और दाब हो गया, इन तीनों पर जब अध्ययन किया गया तो स्पष्ट जानकारी नहीं मिला, लेकिन भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा हमें स्पष्ट जानकारी मिली। तो एक बार हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं। घनत्व को 2 भागों में बांटा गया, पहला मत, दूसरा मत। पहला मत में क्या था, मास को कांस्टेंट माना गया, मास को कांस्टेंट, तो वॉल्यूम के पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पे वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा मत में कहा गया वॉल्यूम को कांस्टेंट हम लोग रखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर मास बढ़ने से क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। दूसरा मत को समर्थन मिला, पहला बोला कि चुंबक के समान है, दूसरा बोला स्टील के समान है, तीसरा बोला उल्का पिंड की भूगर्भिक और रासायनिक संरचना समान है।
अब तापमान पर आधारित अध्ययन एक वैज्ञानिक किए, तो पृथ्वी के अंदर रेडियो सक्रिय तत्व है तो उसका स्वतः विखंडन होता है, विखंडन होगा तो तापमान बढ़ेगा। तो 100 मीटर के जाने पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी हो रही है। तो 90 किलोमीटर की गहराई में जाने पर इतना तापमान अधिक हो जाता है कि कोई पदार्थ ठोस में रह ही नहीं सकता है, सब गल जाएगा। तो इससे भी पता नहीं चला। अब दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा क्या हुआ, दाब क्या होता है, दाब का सीधा संबंध गलनांक और क्वथनांक से होता है। दाब बढ़ाइएगा तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ेगा। तो पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो दाब तो बढ़वे करेगा, तो जब दाब बढ़ेगा तो गलनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पृथ्वी गलनांक जब बढ़ेगा तो पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी एक ठोस पदार्थ से निर्मित एक दृढ़ पिंड है। तो हमें न तीनों से कुछ भी पता नहीं चला, घनत्व, तापमान और दाब से पता कुछ भी नहीं चला। अब भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन से देखिए क्या पता चला। भूकंप शास्त्र में जब भूकंप आता है तो पी और एस और एल तरंग निकलता है। पी और एस तरंग जो होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में गमन करती है, इसीलिए इसे बॉडी वेव कहते हैं। और एल तरंग को सतही तरंग कहते हैं क्योंकि यह सतह पे गमन करता है। पी और एस, पी तरंग जो होता है सभी माध्यम में गमन करता है, ठोस हो गया, ठोस दिया देखिए, ठोस हो गया, द्रव हो गया, ठोस हो गया, सब माध्यम में गमन कर रहा है। लेकिन एस तरंग सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में गमन करता है, जैसे ही द्रव में गया ये गायब हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए ये गुटेनबर्ग आसान तथ्य क्या करता है, बाहरी मेंटल को क्रोड से अलग करता है, गुटेनबर्ग आसान तथ्य। तो गुटेनबर्ग आसान तथ्य के बाद जैसे ही एस तरंग क्या हो गया, गायब हो गया। इससे पता चलता है कि बाहरी क्रोड हमारा ठोस अवस्था में है। लेकिन जैसे ही लेहमन आसान तथ्य को पार करता है, पी तरंग में क्या होता है, एकदम अचानक से वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे पी तरंग कम हो गया था लेकिन लेहमन आसान तथ्य के बाद बढ़ गया। इससे पता चला कि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था से निर्मित है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम इसका एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे। अगर आप लोगों की सहमति हो तो उस पर हम ये PDF क्लास का जो PDF है, क्लास नोट्स है, वो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और जिससे आप आसानी से वहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।